क्रिकेट में फिक्सिंग होती है? क्यों नहीं होती? साजिश 80% खिलाड़ियों से होती है, ऑफिशियल से नहीं होती। मैं तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि आपने सिर्फ इतना ही कहा कि आप जाहिल हैं, आप दामड़ हैं, आप अनपढ़ हैं, आप बाइस हैं, आप लिफाफा हैं, आप वो है, वो बाकी आपने नहीं कहा। मैंने नहीं कहा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको नहीं लगता कि ये देखिए इतनी सारी जब बाबर पिछले रिजीम में यानी रमीज रिजीम में कप्तान थे तो टीम आपको जेल नजर आती थी, एक टीम नजर आती थी, और यहाँ अब लगता है कि 6-7 टीमें खेल रही हैं कि टीम 11 में 6 टीमें खेल रही हैं 11 प्लेयर्स के अंदर। ये वो प्रोपेगेंडा है जिसने आपका दिमाग पलट दिया है। ये वो प्रोपेगेंडा है जिससे आप वो चीज देख ही नहीं रहे जो आपको देखनी चाहिए। आपको वही नजर आ रहा है जो आपको दिखाया जा रहा है। ये आपके जो आईबॉल्स हैं, इस आईबॉल के ऊपर एक पट्टी बांध दी गई है, इनविजिबल पट्टी है। वो पट्टी नजर नहीं आ रही, लेकिन उस पट्टी के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है आपको वही नजर आ रहा है। उसके अलावा आपको कुछ नजर ही नहीं आ रहा। आप उसको जेल समझते हैं जब सारी चीजें एक जगह से कंट्रोल हो रही हो, आप उसको जेल समझते हैं। आप उसको जेल समझते हैं कि जब तमाम चीजों को ड्राइव करने वाला सिर्फ एक हो। देखिए, ये दुनिया भर में कह रहा हूं, दुनिया भर में टॉप टीमें जो होती हैं उनको टीम के अंदर से नहीं चलाया जाता। क्रिकेट बोर्ड उनको चलाता है। जो जिसकी जिम्मेदारी है वो उसको करनी चाहिए। सिलेक्शन कमेटी की जो जॉब है वो सिलेक्शन कमेटी को करनी चाहिए। 2021 वर्ल्ड कप था गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूं, 2021 का वर्ल्ड कप था। उसके स्क्वाड अनाउंस होने से पहले, फिर कह रहा हूं, उसको स्क्वाड अनाउंस होने से पहले खिलाड़ियों को टिकट देते हुए वीडियो बनाई गई कि आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। कैसे बना दिया भाई? सिलेक्शन कमेटी तो टीम ही नहीं बनाई थी। जब टीम ही नहीं बनाई थी, टीम अनाउंस नहीं हुई थी, तो टिकट पहले कैसे दे दिए गए? और अभी शुएब मलिक का मेरा एक इंटरव्यू ऑन एयर होने वाला है, उसमें आप सुनिएगा कि शुएब मलिक को पहले ही आपके कप्तान ने बता दिया कि हम आपको नहीं लेके जाना चाह रहे, मैं, ठीक है, और मैं अपनी यंग टीम को लेके जाना चाह रहा हूँ। वो यंग टीम जिसमें खुशदिल शाह परफॉर्म नहीं कर रहा था, वो यंग टीम जिसमें आसिफ अली परफॉर्म नहीं कर रहा था, और दोनों के मैचेस आप जाके देखें। आप जो कराची एजेंडे की मुझ पर बातें कर रहे हैं, कराची के कौन से लड़के को इतने मैचेस मिले हैं कि वो 42-45 मैच खेल के 50 ना बनाए और वो फिर भी पाकिस्तान में कराया जाए, और उसको क्या रात वाला पार्ट जो उसके बारे में सुना दिया जाए कि यार वो इम्पैक्ट प्लेयर है, सही है, उसकी जॉब है सिर्फ 1-2 छक्के मारना। भाई आजम खान को भी दे देना इतने मैचेस, सही है, वो आपको 50 से 100 भी बना के दिखाएगा। उसको तो नहीं आपने दे रहे मैचेस। फिर मैं ये कहूँ कि आप लोग कराची के खिलाफ हैं जो फैसला करते हैं कि आसिफ अली को, खुशदिल शाह को मैचों की भरमार कर देनी है, दर्जनों मैचेस दे देने हैं फेलियर के बगैर और फेलियर के साथ, और कराची का आजम खान है तो उसको मैच नहीं देना। फिर मैं भी ये बात कर देता हूँ, मैं ये बात नहीं करता। मैं ये समझता हूँ कि जिसकी टीम में जरूरत है उसको जगह देनी चाहिए। तो आपको ये समझने की जरूरत है, आपको पट्टियां पढ़ाई गई हैं, आपको ये बताया गया है कि जो हम कर रहे थे वो सबसे अच्छा था। वो सबसे अच्छा होता तो पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन होता, पाकिस्तान एशियन चैंपियन होता, पाकिस्तान कोई तो टाइटल जीता होता। आपने टाइटल नहीं जीता कोई। कैसे नहीं जीता आपने टाइटल? आपकी तो टीम बहुत जेल है, आपकी तो टीम बहुत ज्यादा मजबूत है, आपके पास तो रैंकिंग के टॉप प्लेयर है। आप देखें, नंबर 1 बल्लेबाज आपके पास, नंबर 1 बॉलर आपके पास, नंबर 1 ऑलराउंडर आपके पास। भाई ये नंबर 1 2 टॉप 10 में जाए 2-3 बंदे गए हैं, उसका फायदा क्या है? फिर तो वो टीमें पहले चाहिए जिनको टॉप में बंदे नहीं है, लेकिन उनकी टीमें टॉप में है, वो टाइटल भी जीत रही हैं, वो प्लान करके आती है, वो प्लान की एग्जीक्यूशन नहीं करती है। इंग्लैंड की क्रिकेट आपके सामने, जो उन्होंने क्रिकेट खेलनी थी वो उन्होंने क्रिकेट खेली, और जो उन्होंने हासिल करना था वो उन्होंने हासिल कर लिया। आपने जो क्रिकेट खेलनी थी आपने वो क्रिकेट खेली, आपने कुछ हासिल करना ही नहीं था, और आपने जो हासिल करना था वो टाइटल नहीं था, आपको सिर्फ पावर हासिल करनी थी, आपको सिर्फ ये राग लगवाना था कि मुझसे अजीम तर कोई है ही नहीं, तो आपने वही काम किया। अच्छा, खैर, साइम अयूब को हमने कैचअप क्रिकेट ने बहुत प्रमोट किया, और जाती तो हैसियत में मैंने अपने तौर पे कहा कि साइम अयूब जब नहीं खेला था कि अगर इसको ना खिलाया गया तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। ये इसलिए कराची वाले एजेंडे को तो खैर हम 1 मिनट के साइड पे रखते हैं। अच्छा, क्रिकेट में फिक्सिंग होती है? क्यों नहीं होती? ये सजाएं जो इतनी सारी हुई हैं, सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं, दुनिया क्रिकेट में बहुत सारे खिलाड़ियों को हुई हैं, तो ये कैसे हो गई? अच्छा, आपके इल्म में कोई ऐसा वाकया है जिसको आप जाती तौर पे जानते हो कि हाँ यहाँ ये हुआ था, या आपने रिपोर्ट किया हो, या आपकी नजर से गुजरा हो? देखिए, एक तो मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो मेरी रिपोर्ट जो होती है वो पब्लिक में होती है। मैं कोई खिलाड़ी नहीं हूँ कि मैंने जाके एंटी करप्शन यूनिट को कुछ बताना, ठीक है ना। मेरी नॉलेज में जो होता है वो मैं लेकर आ जाता हूँ। माजी में बहुत सारे मैं स्कैंडल लेकर आया हूँ। ये बड़ा हसास मामला है।
इस मामले में माजी में 90s की दहाई में जो है ना वो हमारे ग्रेड से कीचड़ उछाला गया। एक जस्टिस कयूम कमीशन रिपोर्ट बनाई गई, उस रिपोर्ट को जाके पढ़ें, वो रिपोर्ट पढ़ के आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि हम तो सारी उम्र जिन ग्रेड्स को अपने जो है ना उन पे कीचड़ उछालते रहे, उन पे उंगलियां उठाते रहे, उनके किरदार पे शक करते रहे, उनके बारे में तो रिपोर्ट कुछ कह ही नहीं रही। रिपोर्ट तो कह रही है उसने कहा, उसने लगा, उसे समझा, उसके ख्याल में। यार ये कौन सी रिपोर्ट थी यार कि जिसमें कोई प्रूफ नहीं है? उसने कहा, उसने सोचा, उसने देखा, मतलब ख्याल में उसके देखा भी नहीं, उसके ख्याल में उसे ऐसा लगा, उससे आपने अपने ग्रेड से कीचड़ उछालना शुरू कर दिए। किस लिए? किस लिए आपने किया? सिर्फ अपना रिजीम कायम करने के लिए? उस जमाने के जिस बंदे ने अपना रिजीम बनाना था, जिसने अपने आप को शुरफा का जो है अपने पर टाइटल लगाया, फिर वो उन्हीं ग्रेड के साथ जब नेशनल टीवी पे बैठा तो उसने कहा जी वो मेरी गलती थी, हमें जो है ना इस तरीके से इनके खिलाफ नहीं आना चाहिए था। यार आपने अपना रिजीम कायम करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट की को डिरेल कर दिया। इसका मतलब इसके पीछे भी एस्टेब्लिशमेंट थी। कौन सी एस्टेब्लिशमेंट? कोई भी एस्टेब्लिशमेंट, क्रिकेट की एस्टेब्लिशमेंट कर लें। खिलाड़ी है। अच्छा, प्लेयर पावर। साजिश समझने की जरूरत है। साजिश 80% खिलाड़ियों से होती है, ऑफिशियल से नहीं होती। लेकिन ऑफिशियल को मजबूर नहीं करते ग्रुप बनाने। जी मंशा साहब, अब ये नहीं समझते कि अगर वो रिपोर्ट गलत थी, मेरा ख्याल है न्यूज में पूरी फरिश्ता गेटी पूरी इसको कवर करती रही हैं, और वो न्यूज में आर्टिकल हैं कि डे बाय डे ये लोग अगर जाते थे अपने उस पे अदालत में तो क्या इनका तरीकाकार होता था, टांगे कहाँ रखी होती थी, क्या रवैया होता था, किस गुस्से में होते थे हमारे सुपरस्टार। तो क्या अगर सिर्फ उन्होंने एक सिफारिशात पेश की कि इनको ओहदा ना कोई दिया जाए, तो आप समझते हैं ये नए बच्चे शर्जील और ये सारे ये जो है दोबारा आमिर और ये लोग इस चीज में आते, अगर उनको सख्त सजा दे दी जाती? भाई सजा किस बात पे दी जाती मंशा साहब? यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, सजा किस बात पे दी जाती? जब कोई जुर्म नहीं है तो सजा कैसे बन गई? वो सिफारिशात थी। आप मुझे बताएं, चले जी पाकिस्तान में तो कंप्रोमाइज किया जा सकता है, क्या इंग्लैंड कंप्रोमाइज कर सकता है? इंग्लैंड ने क्यों मुश्ताक अहमद को रखा, सकलैन मुश्ताक को रखा, सही है? वेस्ट इंडीज ने क्यों रखा, न्यूजीलैंड ने क्यों रखा? हाँ क्यों रखा इन सारे ममालिक ने? यार समझने की जरूरत है, उस रिपोर्ट को खुदा ना पढ़ें। अगर वो रिपोर्ट इतना ही कोई जो है ना वो अहम चीज होती तो दो अदालतें उसको उड़ा के ना फेंक चुकी होती। लोगों को मैं आपको फिर कह रहा हूं ना, पट्टी बंधवा दी गई। इसको कहते हैं कि किस तरीके से आज स्मार्ट मीडिया यूज हो रहा है, सोशल मीडिया यूज हो रहा है स्मार्ट तरीके से। उस जमाने में जो प्रिंट मीडिया था उसको इस्तेमाल किया गया, उसको इस्तेमाल किया प्लेयर ने। आज सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहा है प्लेयर। वो आपको इस तरह की पट्टी बांध देता है कि आपको झूठ सच लगने लग जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जस्टिस कयूम कमीशन, खुदा का वास्ता है पढ़ लें, जो उसमें सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है उसके बारे में वो जस्टिस कयूम कमीशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ये जो टेप दी गई है ये टेम्पर्ड की गई है। एक बंदा मुद्दई बन रहा है और वही टेम्पर्ड करके चीजों को दे रहा है, तो इसका क्या मतलब है? किस पे शक किया जाना चाहिए? मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा ख्याल है वो अभी तक का बेहतरीन काम है। अगर मैं समझता हूँ आपका यकीनन नजरिया, मैं उसको उससे एग्री करता हूँ, आपकी अपनी राय है, लेकिन मेरा ख्याल है शायद वो बड़ा मुश्किल काम था जो किया गया और फिर भी उसकी एक रिपोर्ट बनाई गई। अगर डेफिनेट बात नहीं थी तो इतने कड़े फैसले क्यों किए गए अगर वो रिपोर्ट ठीक नहीं थी? मैं अभी तो सिर्फ जस्टिस कयूम कमीशन रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। जस्टिस कयूम कमीशन रिपोर्ट में पाकिस्तान के ग्रेड के साथ ज्यादती की गई है, आपको ये मानना होगा। अगर वो रिपोर्ट इतनी ही फैक्चुअल थी तो फिर दो अदालतों ने उसके खिलाफ फैसले क्यों दिए? मुझे ये बात आप बता दें। अताउर रहमान पे लाइव बैन लगाया गया था उस रिपोर्ट पर, ठीक है ना? फिर अदालतों ने उसकी बैन को क्यों हटाया? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो सर्व करके कैसे चला गया? सलीम मलिक पे आपने लाइव बैन लगाया, अदालत ने उस बैन को उठा के फेंक दिया। तो अगर इतनी फैक्चुअल रिपोर्ट थी, अगर इतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस थे, तो देखें वो कमीशन की रिपोर्ट थी, अदालत की कार्रवाई नहीं थी। जब अदालती कार्रवाई हुई उस रिपोर्ट को, और मैं आपको एक और लॉ का एक बात समझा दूं जो मैंने वुकला से पूछा है, ठीक है? दायरा मैं वकील नहीं हूं, लेकिन मुझे जो वुकला ने बताया, एक कमीशन रिपोर्ट की बहुत ज्यादा पावर्स होती हैं, ठीक है, समझे? लेकिन उस कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर किसी भी लेवल की अदालत का फैसला आ जाए तो कमीशन की रिपोर्ट नल एंड वाइड हो जाती है, उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। तो इस जस्टिस कयूम कमीशन रिपोर्ट के ऊपर तो 2 से 3 अदालतों के फैसले आए हुए हैं, समझने की जरूरत है आपको।
अब बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जिस वजह से जिस खिलाड़ी पे एलिगेशन लग जाता है उसको एतराज करना पड़ता है। अगर वो एतराज ना करे तो उसको पाकिस्तान किसी भी क्रिकेट में वापस आने नहीं दिया जाता। ये रूल ऐसा बना दिया गया है। उस जमाने में रूल नहीं डाल दिया था उन्होंने, जो है ना वो किया। तो अब बात समझने की जरूरत है। अभी रिसेंट पास में उमर अकमल पे इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने जो है वो रिपोर्ट नहीं किया या क्या मामला किया, उन पे क्रिकेट के दरवाजे बंद किए, वो सालसी अदालत में चले गए, आर्बिट्रेशन में चले गए। आर्बिट्रेशन पाकिस्तान में नहीं हुई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो स्विट्जरलैंड में हुई थी शायद, अगर मुझे एग्जैक्टली, या जिनेवा में, या कहां पे हुई थी, खैर सॉरी मैं जगह बोल रहा हूँ। तो फिर उसके हाथ में फैसला कैसे आ गया? पाकिस्तान के वो खिलाड़ी, सही है, जिनके पास आर्बिट्रेशन के पैसे नहीं थे, वो वहां नहीं जा सके। अगर जाते तो शायद उनको रिलीफ मिल जाता। आपको ये समझने की जरूरत है, मैं किसी एक दो खिलाड़ियों की बात नहीं कर रहा। जिनके पास पैसे थे उन्होंने अपना मुकदमा ऊपर जाके लड़ लिया और अपने आप को क्लीन शीट दिलवा दी। जिनके पास नहीं थे उन्होंने फिर जो रूल है उसके तहत आके चाहते ना चाहते एतराज किया और वो फिर दोबारा क्रिकेट खेलने वापस आए। तो बिल्कुल चलें शेर भाई, नाज़रीन, आपकी हमने जाती राय है, मैं sorry, इसका एहतराम करता हूँ। लेकिन आपको लगता है कि ये चीज मतलब ये रहेगी, मैं स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग निकलेगी नहीं, कुछ ऐसा ये दुनिया के तरीकाकार हर नहीं है हमारे स्पोर्ट्स में पास? यार, दुनिया के हर स्पोर्ट्स में, किस स्पोर्ट्स में फिक्सिंग नहीं होती? आप बता दें, क्या आप फुटबॉल के बारे में नहीं पढ़ते? क्या आप टेनिस के बारे में नहीं पढ़ते? क्या आप बाकी गेमों के बारे में नहीं पढ़ते? यार ये पार्ट ऑफ गेम है। मैं ये नहीं कह रहा कि पार्ट ऑफ गेम इस हवाले से कि खिलाड़ियों को ऐसा करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन वहां पे जो बैड लोग हैं, जो इस बिजनेस से वाबस्ता हैं, उन्होंने ये काम करना ही करना है। अब आप मुझे बताएं ना, एक मिनट के लिए मैं बात समझाता हूँ, शायद आप आसानी से जी। समझ सकें। बैटिंग साइट, पूरी दुनिया में बैटिंग लीगल है, ठीक है ना? उसी बैटिंग साइट में, अभी ब्रेंडन मैकलम वाला भी मामला एक आया हुआ है आजकल, उसी बैटिंग साइट का कोई खिलाड़ी एम्बेसडर नहीं बन सकता, बनना भी नहीं चाहिए, नहीं बनना चाहिए। लेकिन जिन ममालिक में बैटिंग लीगल है, ठीक है ना, उन ममालिक में बहुत सारे खिलाड़ी उसके ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, आइकॉनिक बन जाते हैं। ये तो होता है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। हाँ, बैटिंग जिन ममालिक में लीगल है, हम हमारे नजदीक तो बैटिंग जायज ही नहीं है ना, हम तो इसके दूसरे एंगल से देखते हैं। लेकिन जिन ममालिक में बैटिंग लीगल है, वहां पे अगर एक खिलाड़ी रिटायर्ड हो गया है, एक खिलाड़ी जिसकी क्रिकेट खत्म हो गई है, या एक ऐसा ऑफिशियल जो अब किसी पोस्ट पे नहीं है, वो वहां पे उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ता है, तो उससे ये ऑब्लिगेशन लग जाती हैं कि वो नहीं कर सकता। ये मैं उन ममालिक की बात कर रहा हूँ जहां पे लीगल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ लीगल नहीं है, हमारे यहाँ इसको हराम समझा जाता है, तो हम भी इसको ईमान की हद तक हराम समझते हैं। बिल्कुल तो सही चलें है। ये ना, मैं फिक्सिंग और बैटिंग को मैं मिक्स नहीं कर रहा। फिक्सिंग तो हर जगह ही अलाउ नहीं है, कहीं भी है, बेशक हमारे मुल्कों में बैटिंग अलाउ है। तो बिल्कुल सही। थैंक यू शेर भाई, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे हाँ नहीं, तुम दो तेज सवालों के आपने हाँ जवाब नहीं, बहुत अच्छे शेर भाई से। आपने काफी जो थैंक है यू वो सो क्या मच। कहते हैं पेशेंस दिखाई हमारे तल्ख सवालों की, और हमारे जहन में जो जो सवालात थे, जो जो आपके ट्विटर पे लोग नीचे बातें करते थे, हमने हर चीज को कवर करने की कोशिश की है। तो डॉक्टर साहब, अगर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इख्तिताम से पहले? हाँ नहीं, ज्यादा जो है ना, मेरा ही कह लें कि जुबान दराजी होती है, मैंने ज्यादा की, मैं माजरत खां। नहीं कोई माजरत नहीं, आपने अच्छा किया। कि मैं तो लेकिन आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि आपने सिर्फ इतना ही कहा कि आप जाहिल हैं, आप दामड़ हैं, आप अनपढ़ हैं, आप बाइस हैं, आप लिफाफा हैं, आप वो हैं, वो बाकी आपने नहीं कहा। मैंने नहीं ये कहा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं वो नहीं पढ़ा आपने, वो नहीं पढ़ा जो लिखा जाता है। ये देखे, मैं हाथ जोड़ के आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वो सब नहीं कहा। वरना आप सोचे, जस्ट इमेजिन कि आपको अगर वो सब बोलना पड़ता जो लिखा जाता है, तो आप कैसे बोलते? मैं नाजरीन से मुखातिब होकर ये बात करना चाह रहा हूँ, शोएब भाई से हट के। और ये कि नाजरीन, ये मैंने नहीं कहा, ये सारा कुछ ट्विटर पे लिखा और वहां से मैंने सिर्फ कॉपी किया है, और उन तमाम अल्फाज को बहुत ही महज़्ज़ब अल्फाज में कन्वर्ट भी किया है, जितनी मेरी छोटी मोटी दस्तरस है उर्दू की, उन तक कोशिश की है। वरना मेरी जुबान ये इजाजत नहीं देती कि मैं इस तरह के लफ्ज़ शोएब भाई के बारे में कह सर, ये तो इसी तरह हो गया जिस तरह आप तक पहुंचा। डॉक्टर साहब शाहिद अफरीदी कह रहे हैं, भाई मैंने बाबर के खिलाफ कुछ नहीं कहा। चलिए नाज़रीन, शेब जट साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें टाइम दिया। कैचअप क्रिकेट बहुत बड़ा चैनल नहीं है, लेकिन आप जरूर हमें क्या कहते हैं सब्सक्राइब करें, और कोशिश करेंगे कि इसी तरह के जो है वो तल्ख सवालात और इंटरटेनिंग क्या कहते हैं आप
क्रिकेट न्यूज और एंटरटेनिंग क्रिकेट से रिलेटेड चीजें आपको दिखाते रहेंगे। डॉक्यूमेंट्रीज डॉक्टर साहब बनाते हैं हम इस तरह के। और जज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो पेशेंस दिखाई बहुत ज्यादा हमारे साथ। वो तो आप माशाल्लाह वैसे दिखाते हैं, ट्विटर पे भी काफी लोग आपको क्या कहते हैं तंग करते हैं, लेकिन आप माशाल्लाह कंसिस्टेंट हैं, तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नाजरीन, इसके साथ ही हमें इजाजत दें, तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा और हम इंशाल्लाह शुएब जज साहब के साथ 1-2 और एपिसोड्स इन फ्यूचर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।